कल तुम में से किसी ने एक डाउट पूछा था कि H1 to H2 और H2 to H3, ठीक है, वेरिंग हेड कंडीशन है। सॉइल सैंपल है, उस पे कर रहे हैं, ठीक है। H1 to H2 टी टाइम में, H2 to H3 टी टाइम में यदि हुआ है, ठीक है, टी टाइम में फ्लो हुआ है, तो H2 प्रूव करो कि H2 इक्वल टू अंडर रूट H3 इंटू H1, ठीक है। देखो, अब फॉर वेरिंग हेड कंडीशन जो K होता है, K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, वो क्या होता है 2.303 AL बाई AT, ठीक है, log एट द बेस 10 H1 बाई H2, ठीक है। ये हो गई एक कंडीशन। अब क्या है, H2 to H3 सेम। अच्छा एक चीज बताओ, K सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? सेम रहेगा क्यों सेम रहेगा? क्योंकि टाइम सेम है। टाइम सेम है तो K सेम रहेगा, और टाइम अलग होता तो? क्या कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी टाइम डिपेंडेंट है? क्या कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी टाइम डिपेंडेंट है? तो डिस्टेंस भी सेम होगी। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है क्या? कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी एक पैरामीटर नहीं कहूंगा, प्रॉपर्टी कहूंगा। प्रॉपर्टी है किसकी? सॉइल की। क्या ये जो प्रॉपर्टी है ये टाइम डिपेंडेंट है? बिल्कुल नहीं है। किसी भी सॉइल में कीपिंग अदर कंडीशन टू बी कांस्टेंट, जो भी अदर कंडीशंस हैं उन्हें कांस्टेंट रखते हुए यदि किसी सॉइल के लिए परमिएबिलिटी निकाली जाए तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट नहीं होगी परमिएबिलिटी, ठीक है। तो परमिएबिलिटी दोनों केस में सेम होगी। दोनों क्या, यदि और भी कोई कंडीशन दे रखी, यदि सेम सॉइल पे टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं और कंडीशन सेम है, यदि ऐसा होता कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा होता, टेम्परेचर चेंज हो रहा होता तो भले ही ये परमिएबिलिटी बदल जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ केवल टाइम चेंज हो रहा है, बाकी और कोई चेंज नहीं हो रही है, तो परमिएबिलिटी सेम रहेगी, ठीक है। अब ये हमने एक और दो इक्वेशन बना ली, अब इनको डिवाइड कर दो। इनको डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा? इनको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, K बाई के इज इक्वल टू, ये सब काट दो, इन सबको नहीं लिख रहा हूँ मैं, लॉग एट द बेस 10, ठीक है, H1 बाई H2 अपॉन log at the base 10 H2 by H3, ठीक है। K बाई के क्या हो गया, 1, ठीक है। K बाई के 1 हो गया, तो log at the base 10 H2 by H3 is equal to log at the base 10 H1 by H2, ठीक है। log से log कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो H2 by H3 किसके बराबर आ गया, H1 by H2 के, ठीक है। H2 को इधर ले जाओ, H2 स्क्वायर किसके बराबर आ गया, H1 H3 के, तो इससे H2 क्या आ गया, अंडर रूट H1 H3, सही है। कोई डाउट किसी को इसमें?
इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। डिटरमाइन द टोटल न्यूट्रल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट द बॉटम ऑफ द सॉइल डिपॉजिट शोन बिलो। इस फिगर में जो दे रखी है, ठीक है, इसके बॉटम मतलब यहाँ निकालने हैं। क्या क्या निकालना है? टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस निकालो। करो, इसको मान लेते हैं पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पर तुम्हें सिग्मा यू और सिग्मा बार निकालने हैं। और इसका टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम भी ड्रॉ करना है फिर। कोई है तुम में से कर रहा है या करूं मैं? आदित्य ने कर दिया। आदित्य के तीनों आंसर सही हैं। टोटल स्ट्रेस आ रहा है, टोटल स्ट्रेस आ रहा है 128.05 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और वाटर प्रेशर आ रहा है 44
44.1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। किसी का 45 भी आ रहा हो वो भी सही है। और इफेक्टिव स्ट्रेस आ रहा है, किसी का 83.05 आ रहा है वो भी सही है, ठीक है। और किसी का 83.95 आ रहा हो वो भी सही है। चलो करो, कैलसी लेके बैठो सारे। सबसे पहले टोटल स्ट्रेस क्या होगा, 15 इंटू 3 गामा इंटू H1 प्लस 21 इंटू 2 प्लस 17.8 इंटू 1, ठीक है, प्लस 15.5 इंटू 1.5, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो क्या आ रहा है, 15 इंटू 3 प्लस 21 इंटू 2 प्लस 17.8 इंटू 1 प्लस 15.5 इंटू 1.5, ये आ रहा है 128.05 128.05 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब पोर वाटर प्रेशर निकालो। पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, 9.81 इंटू वाटर टेबल का है यहाँ, तो 2 प्लस 1 प्लस 1.5, 2 प्लस 1 प्लस 1.5, ठीक है, 4.5। तो 9.81 इंटू 4.5, ये आ गया 44.1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। किसी ने ये 10 लेके निकाला होगा तो उसका 45 आ रहा होगा, 10 इंटू 4.5 लेके निकाला होगा तो इसका 45 आ रहा होगा, ठीक है। अब इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल दो। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगी, 128.05 माइनस 44.1, कितना आ गया, ये आ रहा है 83.9। बेटा शिव कुमार, तुम इसी क्लास के हो किसी और क्लास के हो? पिछली बार तुमने पूछा जी क्या है सर, अब पूछ रहे हो कि 9.81 कहाँ से आ गया। ये भी पूछ लो गामा कहाँ से आ रहे हैं। ये चौथी क्लास चल रही है इसी यूनिट की। अब ये जो वाटर टेबल है, ठीक है, इसके आंसर याद रखना इफेक्टिव स्ट्रेस के। अब ये जो वाटर टेबल है इसको नीचे कर दो, इसको ले आओ, यहाँ। अब करो, अब बताओ इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले कंडीशन में इफेक्टिव स्ट्रेस कितना था, 83.9 आ रहा था ना, 83.9, ठीक है। अब निकालो अब कितना आ रहा है इफेक्टिव स्ट्रेस, यहाँ हो गया है, ठीक है, मतलब कि ब्लो कर दिया है। ये कितना हो गया, 2.5 हो गया है ना, 2.5 मीटर। अब निकालो अब कितना आ रहा है। टोटल स्ट्रेस सेम रहेगा, टोटल स्ट्रेस कितना रहेगा, सेम रहेगा। पहले टोटल स्ट्रेस बताओ कितना आ रहा है, 128.05, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा, 9.81 इंटू 2.5, तो 9.81 इंटू 2.5, ये आ गया 24.525, ठीक है। तो
इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा, -128.05, 128.05 माइनस 24.525, ये आ रहा है 103.5, ठीक है 103.5। कौन सा ज्यादा है दोनों में से? दोनों में से कौन सा ज्यादा है? दूसरा वाला है ना। तो तुम्हें एक कंसेप्ट बताया था, बाय लोअरिंग वाटर बिलो ग्राउंड लेवल, ठीक है, पानी को लोअर करते हैं कहाँ, ग्राउंड लेवल से नीचे, तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता है कम होता है? बढ़ता है। हाँ, तो ये प्रूव हो गया बढ़ता बढ़ता है है। सर। प्रूव हो गया या नहीं हुआ? हो गया सर। अब इसी वाटर टेबल को ऊपर ले जाओ, यहाँ ले जाओ। अब बताओ इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा? कैलकुलेट करो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आएगा इस केस में। ठीक है, तो स्ट्रेस सेम रहेगा 128.05, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर अब क्या हो जाएगा, 9.81 इंटू ये 4.5 प्लस 3, 7.5, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, 9.81 इंटू 7.5, ये आ रहा है 73.575, ठीक है। तो सिग्मा बार ये क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस यू, ये कितना हो गया, -128.05, ये कितना हो गया, 54.47, 54.47, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हो गया कम। तो जब वाटर टेबल राइज करती है तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाता है, कम। प्रूव हो गया ये भी। इन दोनों में से किसी को कोई डाउट? इन दोनों में से किसी को कोई डाउट? बढ़िया, होना भी नहीं चाहिए था। अब इतना बताने के बाद भी यदि डाउट बचे ना तो फिर मत पढ़ो। ये चीज मैंने 3 बार प्रूव कर दी है कि ऊपर जाने से कम होगा, नीचे जाने से ज्यादा होगा। अब 2 केस यदि किसी को इच्छा है तो खुद कर लेना, कि यदि वाटर टेबल एक कर लेना 3 मीटर ऊपर है, ठीक है, एक कर लेना 2 मीटर ऊपर है, ठीक है। इन दोनों केसेस में इसी पॉइंट पर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना, ठीक है, फिर बताना कि इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या होगा। वैसे बहुत लोग बता देंगे कि इफेक्टिव स्ट्रेस में दोनों ही केस में क्या होगा, सेम। हाँ सेम, दोनों ही केस में इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू आएगी सेम, ठीक है। कर लेना, निकाल लेना, अपनी संतुष्टि के लिए ये भी प्रूव कर लेना कि दोनों ही केस में सेम आएगी, ठीक है। तुम्हें इतने ही केस पढ़ाए थे, सारे केस का एग्जाम, एक क्वेश्चन से सारे केस समझा दिए। एक रह रहा है तुम्हारा, कौन सा, कौन सा केस रह रहा है बताओ? कैपिलरी। हाँ कैपिलरी। अब कैपिलरी पे और एक क्वेश्चन लिख लो। बुक हो तो शायद, मेरे पास तो पुरानी वाली है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 ही दे रखा है मेरी वाली में, तो ये पता नहीं तुम्हारी में दे रखा होगा नहीं दे रखा होगा, ठीक है। इसका रो सेट दे रखा है 2 टन/मीटर क्यूब, ठीक है। सेम रो सेट दे रखा है 2 टन/मीटर क्यूब।
ये बेसिकली क्या है ना, ये जो फिगर मैं बना रहा हूँ ये तुम्हें बनानी है क्वेश्चन पढ़ने के बाद। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इन अ डीप डिपॉजिट ऑफ वेरी फाइन सैंड, मतलब एक बहुत फाइन सैंड का डीप डिपॉजिट है। वाटर टेबल इज 1.9 मीटर बिलो ग्राउंड सरफेस, मतलब कि यहाँ से ये यदि ग्राउंड सरफेस है, इससे 1.9 मीटर बिलो, ठीक है, 1.9 मीटर बिलो क्या है, एक वाटर टेबल है। ठीक है, यहाँ एक वाटर टेबल है, ये फाइन सैंड है पूरी। ठीक है, above द वाटर टेबल द सैंड इज सैचुरेटेड बाय कैपिलरी, ये जो सैंड है ये सैचुरेट की गई है बाय कैपिलरी। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, कैपिलरी एक्शन हुआ है जिसकी वजह से ये सैचुरेटेड हुई है। ठीक है, रो सैचुरेटेड, सैचुरेटेड डेंसिटी दे रखी है तुम्हें 2 टन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो तुम्हें क्या निकालना है, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है ग्राउंड सरफेस पे, एट द सरफेस ऑफ वाटर टेबल और एट अ डेप्थ ऑफ 4.2 मीटर बिलो। पहला निकालना है इफेक्टिव स्ट्रेस कहाँ, यहाँ। मैं लिख देता हूँ पॉइंट्स को, एक तो ए, एक एक बी और एक सी। और ये जो सी पॉइंट है ये कितना है, 4.2 मीटर बिलो है फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से 4.2 मीटर बिलो है। ठीक है, और एक चीज याद रखना, लिख लो, नहीं फिर पूछोगे, इस केस में जो रो डब्ल्यू लेंगे वो लेंगे 1 टन मीटर क्यूब। ठीक है, इस यूनिट का कन्वर्जन भी मैं बता दूंगा, अभी पहले इसे सॉल्व करो। क्या आ रहा है, ठीक है, पहले बताओ ए पर क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया नहीं, पहले ये बताओ फिर कैलकुलेट करना। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, यस सर। आ गया। ठीक है, जिसको भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है दोबारा बता दूंगा, क्वेश्चन पहले समझो फिर उसके बाद सॉल्यूशन करना। सबसे पहले पॉइंट ए के लिए इफेक्टिव स्ट्रेस निकालो। देखो पॉइंट ए के लिए टोटल स्ट्रेस क्या होगा, 0। और वाटर प्रेशर क्या होगा, -2। और वाटर प्रेशर क्या होगा, -1.9 इंटू 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -1.9। फिर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालोगे, वो क्या होगा, टोटल स्ट्रेस माइनस 4 वाटर प्रेशर विच इज 1.9 मीटर स्क्वायर। अमन, हिल और आदित्य तीनों का सही है। बी पर निकालो।
बी पर क्या होगा, सिग्मा क्या होगा 1.9 इंटू 2 विच इज 3.8। और वाटर प्रेशर क्या होगा 0। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा 3.8 टन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सी पर निकालो। सी पर जिसने निकाल लिया, मैं वैसे तो खैर बी पर भी जिसने निकाल लिया उसे कंसेप्ट समझ में आ गया, लेकिन सी पर जिसने निकाल लिया उसे कैपिलरी का कंसेप्ट समझ में आ गया। सही है आदत। सी पर टोटल स्ट्रेस क्या होगा 3.8 इंटू 3.8 नहीं 4.2 इंटू 2 8.4 टन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर क्या होगा 1 इंटू 4.2 माइनस 1.9। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.3 टन पर मीटर स्क्वायर। अमन सही है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा 8.4 माइनस 2.3 कितना हो जाएगा ये 6.1 टन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 1 मीटर बिलो निकालो, 1 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस निकालो। अमन का आ रहा है 3 टन पर मीटर स्क्वायर। बेटा निकाल के देखूंगा, अभी तक तो सॉल्व थे। और कोई निकालो, और किसी का क्या आ रहा है। यहाँ पूछा है ना 1 मीटर बिलो पूछा है, मतलब इसको मान लेते हैं डी पर। ठीक है, डी पर टोटल स्ट्रेस क्या होगा, टोटल स्ट्रेस होगा 2 इंटू 1 विच इज 2 टन पर मीटर स्क्वायर। सही नहीं है अमन, गलती कर दी है एक। और कोई निकालेगा, कोई निकाल रहा हो वेट करूं इसके लिए। अमन देखो इससे हो जाए, शायद कुछ आइडिया लगे। यहाँ पूछा है 1 मीटर बिलो, मतलब कि 0.9 मीटर above फ्रॉम वाटर लेवल। ये आएगा 2.3 एग्जैक्टली 2.9। ठीक है, तो पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, ठीक है 1 इंटू 0.9 दिस इज 0.9 टन
पर मीटर स्क्वायर। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा? 2 माइनस ऑफ 0.9 विच इज इक्वल टू 2.9 टन पर मीटर स्क्वायर। आया समझ या नहीं? बेटा प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे।